रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इस मुलाकात की शुरुआत बड़ी गर्मजोशी से हुई जब रूसी राष्ट्रपति अजीत डोभाल की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और दोनों ने हाथ मिलाया। इसके बाद डोभाल और पुतिन के बीच बातचीत हुई। क्यों इस बातचीत के मायने क्या हैं? क्या आगे भारत वाकई में दोनों देशों यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति प्रस्ताव का महत्वपूर्ण स्तंभ बनने वाला है, मीडिएटर बनने वाला है? वाकई में क्या होगा अब आगे? इस मुलाकात के क्या मायने हैं? इस पर कई दिनों से विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आज गहराई में उतरकर विश्लेषण करेंगे खास मेहमान के साथ। देखिए ये रिपोर्ट। देश के सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री मोदी के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो कई तरीके के अटकलों का बाजार गर्म हो गया। असल में अजीत डोभाल ने आधिकारिक तौर पर रूसी सुप्रीमो व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के नए प्रयासों के बीच कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हुई वार्ता के बारे में भी जानकारी दी। फिलहाल अजीत डोभाल ब्रिक्स सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गए हुए हैं। समूह का वर्तमान अध्यक्ष रूस 22 से 24 अक्टूबर तक वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मॉस्को ने कजान में लगभग 36 विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया है। पुतिन ने कहा कि सुरक्षा मुद्दे हमेशा से हमारी प्राथमिकताओं में रहे हैं और रहेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग आने के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। पिछले साल ये बैठक मॉस्को में हुई थी। भारतीय पक्ष की ओर से इस वार्ता का समर्थन करने के लिए हम आभारी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। इस मुलाकात के बाद कयासों का दौर जारी हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में कई देशों की तरफ से भारत की कोशिशों के बारे में जिक्र किया गया है। पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में भारत की संभावित भूमिका को लेकर मांग उठी है, क्योंकि नई दिल्ली के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है। इतना ही नहीं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत के बाद कहा कि भारत और चीन इस लंबे होते संघर्ष का समाधान खोजने में भूमिका निभा सकते हैं। वहीं जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध को समाप्त करने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए और भारत इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत संघर्ष की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है और वो संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यक्तिगत तौर से भी योगदान देना चाहेंगे। अब देखना होगा कि क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर सज्जनहार आपका। आप एक लंबी यात्रा से लौटे हैं और एक लेक्चर सीरीज करके लौटे हैं, तो हमें लगता है कि इस बार आपके ज्ञान के खजाने में कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी होंगी। सर पहले तो यही बताइए सर, कैसे देख रही है पूरी दुनिया इस मुलाकात को, डोभाल जी और पुतिन साहब की, और क्या वाकई में दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि भारत में मध्यस्थता करेगा? देखिए, जो अजीत डोभाल जी की मुलाकात है राष्ट्रपति पुतिन से, इसको देखा जा रहा है एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी पहल की, इनिशिएटिव किया। पहले उन्होंने, अगर शुरुआत से लिया जाए, सितंबर 2022 में आपको याद होगा दीपक, जब समरकंद में मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, तो तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बिल्कुल सभी कैमरा के सामने, लाइव कैमरा के सामने कहा था, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। और आपको मालूम है जो पिछले 2 साल से बहुत देशों के शीर्ष नेता हैं, इसको वो दोहरा रहे हैं, जो इसको हमको युद्ध को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और अभी भी जुलाई में जब पहले प्रधानमंत्री मोदी गए, राष्ट्रपति पुतिन से मिले मॉस्को में, युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली यात्रा थी मॉस्को, तो उन्होंने कहा जो किसी भी मसले का समाधान का हल युद्ध भूमि पर नहीं निकल सकता है, बातचीत करनी होगी और बातचीत से ही कोई हल निकाला जा सकता है।
और वही वो फिर प्रपोजल लेकर गए जब अभी कुछ समय पहले वो यूक्रेन में गए, वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया ये जानती है, जो अगर कोई एक आशा की किरण है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ये भारत बनकर आ सकते हैं, क्योंकि और कोई ऐसे देश नहीं है जो कि रूस भी आज के जमाने में जैसे संबंध है रूस और यूक्रेन के, जो रूस भी चले जाएं और यूक्रेन भी चले जाएं और दोनों जगह उनको उतना ही आदर सम्मान और गर्मजोशी से उनको रिसीव किया जाए। तो आखिरी बात मैं इसमें अपने जो इनिशियल कमेंट्स हैं दीपक, मैं यही कहूंगा, जो उनकी बात हुई राष्ट्रपति पुतिन से, उनकी बात हुई राष्ट्रपति जेलेंस्की से, जब वो यूक्रेन से वापस आए उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की, उनको बताया जो क्या बातचीत हुई है, राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की। अब इसके बाद अजीत डोवाल जी गए हैं वहां पर, वो उनसे बात कर रहे हैं और कुछ उनके फीडबैक मेरे ख्याल से वो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस की बात है या शुरुआत करने की, नेगोशिएशंस को शुरुआत करने की, वो ओपन में मीडिया के थ्रू तो होती नहीं है। तो वो वहां से कुछ ऐसे इंडिकेशंस लेकर आएंगे, कुछ मैसेजिंग लेकर आएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं, आपको मालूम है, 21 तारीख को डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन से, और वहां पर उनकी इसके बारे में जरूर बातचीत होगी। और फिर अक्टूबर में 22 अक्टूबर को उनकी मुलाकात होने वाली है राष्ट्रपति पुतिन से कजान में। तो मैं ये कहूंगा जो ये बातचीत और मुलाकात का जो जोर है ये बहुत तेज हो गया है। ये जो दौर है ये एकदम इसने बहुत अच्छी गति पकड़ी है और पूरी दुनिया यही समझती है जो अगर इसमें कोई अंतर ला सकता है, कोई इसको आगे ले जा सकता है, तोड़ तक पहुंचा सकता है, तो वो भारत है, प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि उनकी जो बैलेंस्ड पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है अभी तक। एब्सोल्युटली सर। मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था जो पुतिन साहब और डोभाल साहब के बीच में हो रही थी, उसका ऑडियो विजुअल बाकायदा जारी किया गया है। और डोभाल साहब ने जिस तरह से ब्रीफ किया कि हम प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिले और मैं खुद उस कॉन्वर्सेशन का साक्षी हूँ और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि वहाँ पर क्या क्या बात हुई। तो पुतिन साहब को देखकर ऐसा लगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लगी कि कोई बात नहीं, मतलब हमें भरोसा है आप पे और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिले हैं। लेकिन उस सीधा उन्होंने आके जंप करके बोला कि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मोदी। तो वो क्या आपको लग रहा है, ये जो उनकी आंखों में चमक है कि साहब मोदी जब मिलेंगे उनसे मैं बात करूंगा, ये क्या पुतिन का कोई ऐसा पक्ष बता रहे हैं कि वो स्वयं लालायित हैं इस युद्ध के खात्मे के लिए? खास तौर से जब खबरें ये आई हैं कि वेस्ट ने भी अब शायद यूक्रेन को इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करो। हालांकि अभी ठोस बात नहीं हुई है लेकिन संकेत ऐसे आ रहे हैं। तो क्या पुतिन भी अब चाह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब शांति हो जाए और भारत से बढ़िया कौन? जी देखिए, आपने दीपक, आपने बहुत अच्छी ये बातें बताई हैं, क्योंकि अगर आप युद्ध की शुरुआत में चले जाएं फरवरी 2022 में, तो रूस ने और पूरी दुनिया ने ये सोचा था जो ये युद्ध करीब कुछ हफ्ते चलेगा या 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा और रूस को पूरी तरीके से इसमें विजय प्राप्त होगी, जीत मिलेगी। आपको मालूम है जो बाइडेन ने भी और उस समय बोरिस जॉनसन थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था जेलेंस्की को जो आप आ जाइए हमारे यहाँ पर, आपको हम असाइलम देने के लिए तैयार हैं। और जेलेंस्की ने कहा था मुझे असाइलम की जरूरत नहीं है, मुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत है और मैं युद्ध करना चाहता हूं अपने देश को बचाने के लिए। तो अब 2 साल कितने 7-8 महीने हो गए हैं और अभी तक युद्ध चल रहा है। तो ये यूक्रेन को तो इसका बहुत बुरा मुआवजा उठाना पड़ ही रहा है, परंतु रूस के ऊपर भी इसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और अब तो इन्होंने, यूक्रेन ने वहां पर कुर्स्क के अंदर जाकर करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी उन्होंने वहां पर ऑक्यूपाई कर ली है। तो इसीलिए जो रूस की इंटरनेशनल प्रेस्टीज है, जो रूस की अपने वहां पर जो उसको नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जब वो गए हैं उन्होंने कहा है ये केवल रूस और यूक्रेन में नुकसान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, परंतु इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल साउथ है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आप
फूड की कहिए, फर्टिलाइजर की कहिए, फॉसिल फ्यूल्स की कहिए, एनर्जी की कहिए, सप्लाई चेन डिसरप्शंस कहिए, तो सभी का नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। और उसमें जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनको ज्यादा इसका दिक्कतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं जो इसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं जो ये अब काफी देर तक चल गया है और जितना उन्होंने ले लिया है, जो जो टेरिटरी यूक्रेन की ले ली है, अब उनका मानना ये होगा जो हमने टेरिटरी ले ली है उसको हम बस अपने पास रखें, उसको हम नेगोशिएशंस में वापस नहीं करें। तो ये अब देखना होगा जो आगे नेगोशिएशंस होती हैं इस पर कहां तक रजामंदी होती है। और क्योंकि इनको भी पता है, राष्ट्रपति पुतिन को पता है, जितना उनको मिल गया है 2 साल 7-8 महीने में जो उन्होंने ले लिया है, उससे कहीं ज्यादा उनको मिलने वाला है नहीं। और जैसे आपने कहा, ये वाली जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ऐसा कहा जाता है यूके, मैं अभी था लंदन में, वहां पर यही खबर चल रही है, जो यूके ने तो परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है। और अभी एंथनी ब्लिंकन और यूके फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी मुलाकात हुई और शायद वो भी परमिशन इसमें दे देंगे, अमेरिका भी दे देगा। तो इससे और नुकसान होने वाला है रूस को। तो शायद ये सब बातें होंगी जो वो चाहते हैं जल्दी युद्ध को खत्म किया जाए। मुझे लगता है कि इस वक्त टेबल पर सारे मोहरे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। पुतिन साहब को भी जितना प्रूव करना था अपने आप को संभवतः उन्होंने कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने जितनी ब्रेवरी दिखाई है, दुनिया उसकी कायल है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनकी भी एक तरह से विन विन सिचुएशन ही है। और ऐसे में दोनों के ईगो जब हाइपर रेंज में पहुंच चुके हों, दोनों को बीच टेबल पर लाने वाला भी कोई चाहिए होता है। तो ऐसे में भारत आगे आया है। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशंस हो सकती हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले 2-4 महीने अच्छी खबरों के साथ हों। कज़ान पर अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब मिलेंगे, क्या बात होगी, उसका विश्लेषण उस वक्त भी लाएंगे। दीपक, एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, केवल एक सेंटेंस, वो है जो मेरे विचार से ये सब काम तो हो जाने चाहिए, परंतु अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, 5 नवंबर को जो होने वाला है, मेरे ख्याल से कोई आखिरी इसका सोल्यूशन उससे पहले नहीं निकलेगा। इलेक्शन हो जाएगा जनवरी में, वो जो नए प्रेसिडेंट हैं, चाहे कमला हैरिस है चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी शपथ ले लेंगे। उसका अंत अगर होना है तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। ट्रू सर, अग्री सर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनालिसिस है यूएस का एंगल। बट आई होप एंड वी ऑल होप कि चीज़ें बेटर हों, सही दिशा में जाएं। कम से कम नेगोशिएशंस हो रहे हैं, ये बात दोनों पक्ष स्वीकार कर लें और उसमें जो पक्ष हैं वो भी तय हो जाए। कम से कम इतना हो जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि आने वाले कुछ समय में हमें बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। बट बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत सार गर्भित चर्चा और उसका विश्लेषण दिया आपने। थैंक यू एम्बेसडर सचिन। थैंक यू।